हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का एक मॉडल पेपर जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली हम यहाँ पे सबसे पहले अपठित गद्यांश देखेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, वन लाइनर अति लघुत्रात्मक, फिर एक अपठित पद्यांश है, उसके बाद रिक्त स्थान के प्रश्न है और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो लघुत्रात्मक और निबंध भी अपन लास्ट में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम एक अपठित गद्यांश को देखते हैं और मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ, फिर इसके करते हैं प्रश्न उत्तर। छोटा सा गद्यांश से ज़्यादा बड़ा नहीं है। लिखा है कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती हैं, जो कि विश्व के किसी भी सभ्य समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो ये था गद्यांश और अब हम करेंगे एक एक प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा की विशेषता है। क्या विशेषता है? तो भारत में जाति प्रथा जो है ये श्रम के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है और श्रमिकों में ऊंच नीच का भाव पैदा करती है। तो ये जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में क्या करती है, ये ऊंच नीच का भाव जो है वो पैदा करती है। जाति प्रथा की भारत में जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, मतलब अस्वाभाविक विभाजन तो करती है, इसके साथ साथ विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी सभ्य समाज में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न कि पैसे के निर्धारण में जाति प्रथा का योगदान क्या है। मनुष्य को अपना पैतृक पैसा ही अपनाना पड़ता है। जाति व्यवस्था में हम सब देखते हैं कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वही पैसा उसे अपनाना पड़ता है, उसी जाति के अनुसार उसे कार्य करना पड़ता है। फिलहाल तो शिक्षा के विकास के कारण काफ़ी हद तक स्थितियां बदल चुकी है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जो है वो है जाति प्रथा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वो बनी हुई है, क्या? जाति प्रथा। तो ये यहाँ पे अंतिम पंक्ति में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिया हुआ है कि भाई श्रम विभाजन का समास विग्रह क्या है। तो इसका समास विग्रह होता है श्रम का विभाजन। अगला प्रश्न है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका शीर्षक है जाति प्रथा के दोष, क्योंकि जाति प्रथा की वजह से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, इन्हीं सब बातों का वर्णन इसमें किया गया है, इसीलिए जाति प्रथा के दोष। और एक बात और है कि जो पहली पंक्ति होती है ना किसी भी गद्यांश की, उसी में हमें लगभग शीर्षक मिल जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पहली पंक्ति में लिखा हुआ है कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो जातिवाद भी अगर आप लिख देते हैं तब भी चल जाएगा इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है। तो श्रम विभाजन का दूसरा रूप है जाति प्रथा। तो बच्चों ये तो है गद्यांश, और अब एक अपठित काव्यांश जो आपका आएगा उसको भी हम पढ़ लेते हैं और फिर इसमें भी अति लघुत्रात्मक प्रश्न मिलेंगे जिसका उत्तर आपको देना होगा। तो देखो लिखा हुआ है कि ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है।
शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जन गंगा में ज्वार लहर तुम, प्रहवमान रहना, पहरुए सावधान रहना। पहरुए मतलब प्रहरी, हे प्रहरी, हे सैनिकों, हे सेना के जो उच्च अधिकारी हैं, आप सभी को सावधान रहना है। तो देखो प्रश्न यह है कि उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो शीर्षक रहेगा पहरुए सावधान रहना, मतलब सजग रहना, सचेत रहना। जो पहरेदार है, पहरुए का मतलब जो प्रहरी हैं, जो सैनिक हैं, जो सिपाही हैं, उनसे कहा गया है कि देश की रक्षा के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि आगे कठिन डगर है, में कवि का डगर से क्या तात्पर्य है। तो डगर से तात्पर्य है प्रगति की डगर, प्रगति का रास्ता, प्रगति का पथ, आने वाला हमारा जीवन जो है उसकी बात यहाँ पे कवि कर रहा है। तीसरा प्रश्न है कि जन गंगा में ज्वार पंक्ति में कवि ने ज्वार कहा है किसे। तो यहाँ कवि ने ज्वार उत्साह को कहा है, जोश को कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कमजोर हमारा घर है, इस पंक्ति में कमजोर से कवि का आशय क्या है। तो बच्चों कमजोर का मतलब है विपन्नता, कमजोर का मतलब है गरीबी। अगला क्वेश्चन है कि शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। यहां कवि ने शत्रु किसे कहा है। तो कवि ने शत्रु यहां पे अंग्रेजों को कहा है, लेकिन यहां पे फिर ना छायाओं का डर से क्या तात्पर्य है। तो अंग्रेजों के जाने से या उनके द्वारा जो बीज बोए गए थे, तो उन बीजों का परिणाम जब आएगा, जैसे फूट डालो और राज करो, तो वो जो समय आने पर वो उसका जो दुष्परिणाम हमारे सामने आएगा वो बड़ा भयानक होगा। अगला क्वेश्चन है कि पहरुए सावधान रहना, इसमें कवि ने किसे संबोधित किया है। तो यहाँ पे कवि ने सैनिकों, सेना प्रमुखों और सीमा के जवानों को पहरुए कह करके संबोधित किया है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि चित्त के विस्तार रूप दीप तत्व का जनक जो है वो गुण, काव्य का गुण है वो क्या कहलाता है। तो ये ओज गुण कहलाता है। चित्त के विस्तार रूप दीप तत्व, दीप तत्व का मतलब होता है जहाँ जब हृदय में दीप्ति उत्पन्न हो जाए, जब हृदय में जोश उत्पन्न हो जाए, जब हृदय में एक उत्साह का संचार हो जाए, तो वहाँ पर जो है वो ओज गुण होता है। तो राइट आंसर रहेगा ओज गुण। काव्य के जो गुण है, 3 गुण है, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। इसमें से यहाँ पे सही जवाब रहेगा ओज गुण। और प्रसाद गुण वहाँ पे होता है जहाँ किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते या सुनते ही हमें उसका अर्थ समझ में आ जाता है सरलता से। उसकी विशेषता होती है सहजता, सरलता और सुबोधता। और तीसरा गुण होता है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में जब हृदय में किसी काव्य पंक्ति को सुनने या पढ़ने से हृदय में जब उमंग होती है, जब हृदय द्रवित हो जाता है, तो वहां पे माधुर्य गुण होता है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न कि जहां किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझने में कठिनाई हो, वहां पे कौन सा दोष होता है। तो वहां पे छात्रों क्लिष्टत्व दोष होता है। क्लिष्ट जो शब्द है ना, क्लिष्ट का मतलब ही जटिल होता है। जटिल मतलब जो तुरंत हमें समझ में नहीं आए। नेक्स्ट है हमारा अगला कि वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। तो ये जो अपने सिलेबस में छंद है उसमें से एक छंद है वंशस्थ छंद। और ये वंशस्थ छंद जो होता है ये एक वर्णिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। जो छंद जो है वो 2 प्रकार के हैं बच्चों, एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में किसी भी छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है और वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या निश्चित रहती है। अब इसके भी फिर 3 भेद हैं। जैसे अगर वर्णिक और मात्रिक की बात करें तो समवर्णिक और सममात्रिक, फिर आता है विषम वर्णिक और विषम मात्रिक, और फिर आता है अर्ध समवर्णिक और अर्ध सम मात्रिक। नेक्स्ट है मदिरा सवैया के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। तो ये मदिरा सवैया जो होता है इसके प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होते हैं। तो ये भी एक वर्णिक छंद है क्योंकि वर्णों की मात्रा इसमें निश्चित रहती है। अगला हमारा प्रश्न है कि मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो बच्चों देखो दिशाओं को हंसते हुए दिखाया गया है। और दिशाएं तो जो क्या होता है कि दिशाएं जो है ना ये तो एक अमूर्त धारणा है और इन्हें जब हंसते हुए दिखाया मतलब इसमें मानवीय भावों का आरोपण किया गया है।
है, इसीलिए मानवीकरण अलंकार हुआ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध जहां एक साथ होता है वहां पर समासोक्ति अलंकार होता है। समास उक्ति मतलब छोटी उक्ति, संक्षिप्त उक्ति के माध्यम से जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है। ठीक है, तो ये हमने किया है। अभी रिक्त स्थान के प्रश्न हुए हैं। अब हम कुछ थोड़े से बड़े जो प्रश्न हैं अति लघुत्रात्मक हैं, तो इनसे भी क्या होता है कि आपका जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न जो है वो भी बन सकते हैं, और इस बार 12 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे, वो भी इससे कवर हो जाएंगे। तो चलिए इनको भी अपन देख लेते हैं। इसमें पहला लिखा है कि जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादे ते फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। अब इसमें क्या है कि इसमें दृष्टांत नामक अलंकार है, जहां एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। अगला प्रश्न लिखा है श्लेष अलंकार की परिभाषा दीजिए। बच्चों, श्लेष अलंकार में क्या होता है कि जहां एक ही शब्द अनेक अर्थों को प्रकट करता हुआ केवल एक बार प्रयुक्त होता है वहां पे श्लेष अलंकार होता है। समझिए इसे कि होता क्या है कि शब्द केवल एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे, कई सारे अर्थ होते हैं, शब्द रिपीट नहीं होता है। अगर शब्द रिपीट हुआ, अगर शब्द की आवृत्ति हुई तब तो यमक अलंकार हो जाएगा, है ना। जब शब्द रिपीट होता है और अनेक अर्थ होते हैं तब तो हो गया यमक अलंकार। लेकिन अगर शब्द एक ही बार आए और फिर भी उसके अनेक अर्थ प्रकट होते हैं तो वहां पे होता है श्लेष अलंकार। वैसे श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना, अर्थात एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेल बिट किसे सौंपी जानी चाहिए। तो बच्चों, प्राय किसी विशेष खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी अथवा किसी क्रीड़ा प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित किसी अधिकारी या कोच को ही खेल बीट सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट होता है, उसे हर चीज बारीकी से उसे पता होती है। नेक्स्ट है विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो बच्चों, विशेष लेखन की भाषा सरल और समझ में आने वाली होनी चाहिए, इसकी शब्दावली विशेष तकनीक वाली होनी चाहिए, उसे ही विशेष लेखन शैली जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पत्रकारीय लेखन बाहरी दुनिया में खुलने वाली खिड़की किस प्रकार है। तो जो पत्रकारीय लेखन होता है उसके जरिए हर रोज सुबह देश दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से अवगत कराते हैं, इसीलिए बाहरी दुनिया की जानकारी हमें जो है वो इसी माध्यम से होती है, पत्रकारीय लेखन से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ये सम्मेलन ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटक विधा में समय का महत्व बताइए। तो नाटककार को समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, उसे एक निश्चित समय सीमा में ही नाटक पूरा करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि कहानी विधा शिक्षा देने का प्रबल माध्यम है, कैसे। आपने भी बच्चों कहानियां सुनी होंगी, तो कहानियां हमें कोई न कोई शिक्षा अवश्य देती हैं, उसका कोई न कोई संदेश होता है, उसकी कोई न कोई शिक्षा होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि शिक्षा देने के लिए भी कहानी विधा का प्रयोग सबल माध्यम है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पंचतंत्र की कहानियां हैं। नेक्स्ट है कि सरोज स्मृति कैसा गीत है। तो सरोज स्मृति जो निराला की एक रचना है, सरोज अपनी पुत्री की उसकी मृत्यु के अवसर पर उसके विवाह की स्मृति के आधार पर लिखा गया ये गीत जो है ये एक शोक गीत है, क्योंकि उसकी मृत्यु के अवसर पर कवि निराला ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है देवसेना किससे प्रेम करती थी। तो देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। देवसेना जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया एक गीत है। नेक्स्ट है नाटक में सब टेक्स्ट क्या है। तो बच्चों, लिखे और बोले जाने वाले संवादों से भी ज्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनलिखे और अनकहे संवाद की ओर ले जाना, जिन्हें अंग्रेजी में हम सब टेक्स्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कहानी में कथानक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो जो कहानी होती है उस कहानी का केंद्र बिंदु उसका कथानक ही होता है। कथानक कहानी का संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई के प्रति काफ़ी सीरियस हैं, गंभीर हैं। निश्चित रूप से आप टॉपर बनना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हम हिंदी
आपका जब हाफ ईयरली एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट से जीरो से शुरू करके एंड तक जाएंगे, कंप्लीट दोनों बुक्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसके जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, सारे करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ होती है सभी चैप्टर्स की पीडीएफ रहेगी। कंप्लीट कोर्स रहता है जिसमें हम पीडीएफ के रूप में नोट्स अवेलेबल कराते हैं। हमारे वीडियो जो जितने भी वीडियोस होते हैं वो आपको हम अवेलेबल कराते हैं। ऑनलाइन टेस्ट हम आपको अवेलेबल कराते हैं। परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको अवेलेबल करवाते हैं। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे ऐप में। हमारे ऐप का नाम है बच्चों एजुकेशन राइज, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और उस व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं आपको अभी दे देता हूं। उस नंबर पे आप जब हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे हाय हेलो कुछ भी लिख करके, तब आपको वहां पर जो है ना हमारी जितनी भी लिंक्स हैं, हमारी वेबसाइट की लिंक, हमारे ऐप की लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक, हमारे सोशल मीडिया, आप चाहो तो फेसबुक पेज की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम की, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आप नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। नंबर है हमारा 9079622989। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। मैं इस पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। तो रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, फिर है कि क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है या समाचार कैसे लिखे जाते हैं। तो बिल्कुल इसकी जो शैली होती है और इस समाचार लेखन की, उसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। और इसमें 3 जो है वो इसके चरण होते हैं, जिसे हम मुखड़ा या इंट्रो कहते हैं, मध्य भाग कहते हैं, बॉडी कहते हैं और फिर उसे समापन कहते हैं। नेक्स्ट है कूटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, पढ़ लीजिएगा आप इसे। अगला है कि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदारी जाने दीजिए। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा गोस्वामी तुलसीदास में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 4 प्रश्न का ये नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। आप इसमें जो है वो निराला का परिचय लिख सकते हैं। आप चाहो तो गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों का दिया हुआ है। और एक हमने निबंध तैयार किया है। अगर मान लो आपका निबंध आता है कि मेरे प्रिय कवि, तो आप उस पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो है इस पर एक अच्छा सा निबंध लिख सकते हैं। आपको हमारी प्लेलिस्ट में एक निबंध लेखन का वीडियो मिलेगा, तो वहां हमने इस पर बहुत ही अच्छा निबंध जो है वो लिख करके आपको दिया है। मैं एक और निबंध जो है वो अच्छा सा हमने इसी वीडियो में मैं आपको भी दिखा देता हूं, हमने लिखा है, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप देख करके जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बड़ी बहुरिया का संवाद हर गोविंद क्यों नहीं सुना सका, आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रजापति की भूमिका ये पढ़ लीजिए। और अब मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, एक और प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल का आप साहित्यिक परिचय, तो अच्छा सा साहित्यिक परिचय आप लोग याद करके जाइएगा, इस पे पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे एक निबंध लेखन की, आपको निबंध कैसे लिखना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। एक अपठित पद्यांश भी हमने दिया है जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी पड़ेगी। जैसे ना, तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में बसंत का उतरना, बनारस कविता में से लिया गया ये प्रश्न है, केदारनाथ सिंह की रचना है। आप लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ में 2 बातें लिखी जाती है, कविता का नाम, कवि का नाम, उसके बाद प्रसंग लिखा जाता है, फिर लिखी जाती है व्याख्या, और फिर आपको नीचे लिखना है विशेष। और इसके बाद एक और है रागो एक बार फिर आवो, ये भी पढ़ लीजिए इसका। और अंत में हम देखो नहीं लिखेंगे एक निबंध लेखन। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने बीच में से हटा दिए हैं। तो ये 21वां प्रश्न जो है वो क्रम से है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 400 शब्दों में आपको सारगर्भित निबंध लिखना है। हिंदी अनिवार्य में 300 शब्दों का निबंध पूछा जाता है, हिंदी साहित्य में 400 शब्दों में एक निबंध पूछा जाता है। तो पहला है बाल विवाह एक अभिशाप, फिर है राजस्थान के लोकगीत, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, फिर है भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, और फिर है राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका। सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से किसी न किसी एक विषय पर आपको निबंध मिलेगा। हमने लिखा है बाल विवाह एक अभिशाप। आप सबसे पहले लिखेंगे संकित बिंदु, या फिर आप इसे रूपरेखा भी लिख सकते हैं। पहला रहेगा प्रस्तावना, दूसरा रहेगा बाल विवाह की कुप्रथा, फिर है बाल विवाह का अभिशाप, फिर है समस्या के निवारणार्थ कुछ उपाय, और अंत में हम लिखेंगे उपसंहार। और फिर आप इस तरीके से इसे कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। ये निबंध मैं आपको कंप्लीटली अवेलेबल करवा दूंगा, ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे ऐप में आपको कंप्लीट निबंध मिल जाएगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पेपर लेकर के, मैं आपको उसे भी अवेलेबल करा देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।